कभी कभी दफ्तर में ऐसा नहीं लगता कि किसी ने हमें टाइम मशीन में बिठाकर वापस स्कूल भेज दिया हो। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब हम सब काबिल लोग हैं, अपनी जिंदगियां चला रहे हैं, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही नियम कानून ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई हम पर भरोसा ही नहीं करता। सही बात है। हर चीज की परमिशन लो, हर घंटे का हिसाब दो। ऐसा क्यों होता है कि दफ्तर अक्सर समझदार लोगों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं? और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक कारण है। अच्छा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचारक क्रिस आगरिस के नजरिए से। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी कि हमारे वर्कप्लेस हमें बड़ा होने से क्यों रोकते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये टकराव है क्या, और क्या आगरिस ने इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाया है। हमारे सामने जो स्रोत है वो उनके काम पर की गई एक गहरी स्टडी का हिस्सा है। हाँ तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, ये समझने के लिए कि हमारे दफ्तर हमें बच्चा क्यों समझते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है आर्गेरिस की एक बहुत ही बुनियादी आइडिया से। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि एक जीता जागता सोचता समझता इंसान किसी कंपनी के सख्त ढांचे में कैसे फिट होता है। और उन्होंने पाया कि ज्यादातर मामलों में वो फिट होता ही नहीं है। एक तरफ है कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक जरूरतें, बढ़ने की, सीखने की, आजादी की। हाँ, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने की। और दूसरी तरफ है कंपनी के नियम जो सिर्फ कंट्रोल और कुशलता पर ध्यान देते हैं। मतलब सोच और हकीकत में एक बुनियादी टकराव है। हमारे सोर्सेज में इसके लिए एक भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुआ है, बुनियादी असंगति या बेसिक इनकॉन्ग्रुएंस। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब ये है कि दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी दिशा में चलती हैं। आर्गेरिस ने इसे बहुत कमाल के तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, सोचिए कंपनियां काम पर किसे रखती हैं? परिपक्व, जिम्मेदार और समझदार वयस्कों को। बिल्कुल। लेकिन काम पर रखने के बाद उनके लिए जो माहौल बनाया जाता है वो ठीक उल्टा होता है। हाँ, माहौल ऐसा होता है जैसे वो अपरिपक्व बच्चे हों। हर कदम पर निगरानी, हर फैसले के लिए बॉस से पूछना, अपनी तरफ से कुछ नया करने की आजादी नहीं। ठीक है ही। और आर्गेरिस का सबसे बड़ा आइडिया ये था, जब आप काबिल लोगों को नौकरी पर रखते हैं पर फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ अपमानजनक नहीं बल्कि बिजनेस के लिए घाटे का सौदा है। इससे उत्पादकता गिरती है, लोग निराश होते हैं और अपनी नौकरी से नफरत करने लगते हैं। बिल्कुल यही। अच्छा, तो इस टकराव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या आर्गेरिस ने कोई मॉडल या फ्रेमवर्क दिया था कि एक परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्ति में असल में फर्क क्या है? हाँ, उन्होंने दिया था। और ये बहुत दिलचस्प है। इसे परिपक्वता अपरिपक्वता मॉडल कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो बच्चे बनाम वयस्क का मॉडल। बच्चे बनाम वयस्क। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि एक अपरिपक्व व्यक्तित्व यानी शिशु जैसे गुण वाले इंसान की कुछ खासियतें होती हैं। वो निष्क्रिय होता है, मतलब बस आदेश का इंतजार करता है। वो दूसरों पर निर्भर होता है, उसकी दिलचस्पी बहुत छोटी छोटी चीजों में होती है और वो ज्यादा दूर का नहीं सोचता। और इसके मुकाबले एक परिपक्व यानी वयस्क व्यक्तित्व, वो ठीक इसका उल्टा होता है। वो सक्रिय होता है, खुद से पहल करता है। वो स्वतंत्र होता है, उसे हर चीज के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। हाँ। उसकी रुचियां गहरी होती हैं और वो लंबे समय की सोच रखता है। और सबसे जरूरी, उसके पास कई तरह के हुनर होते हैं। तो समस्या की जड़ ये है कि कंपनियां काम पर रखती हैं वयस्कों को, लेकिन उनके साथ बर्ताव करती हैं बच्चों जैसा। एग्जैक्टली। हमारे सोर्सेज में भारत सरकार का एक जबरदस्त उदाहरण भी दिया गया है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। बिल्कुल। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का जिक्र है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि भारत सरकार में बेहतरीन दिमाग वाले कुशल और परिपक्व लोग काम करते हैं। लेकिन उन्हें जिन नियमों और नियंत्रणों से चलाया जाता है वो इतने सख्त हैं कि उनकी काबिलियत दबकर रह जाती है। रिपोर्ट ने माना कि सरकारी काम में कम उत्पादकता का ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये पुराना सख्त कंट्रोल करने वाला तरीका पूरी तरह से बेकार है? कहीं तो ये काम करता होगा। बहुत अच्छा सवाल है। और आर्गेरिस भी यही मानते थे कि ये पूरी तरह बेकार नहीं है। ये मशीनी शैली कुछ जगहों पर आज भी जरूरी है। जैसे जहां काम बहुत ज्यादा दोहराया जाता हो, जैसे एक असेंबली लाइन पर, या फिर संगठन के सबसे निचले स्तर पर जहां काम बहुत सीधा और सरल होता है। अच्छा। कुछ उद्योगों में भी, जैसे माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग, जहां सुरक्षा के नियम सबसे ऊपर होते हैं और हर प्रक्रिया तय होती है। अच्छा, मतलब जहां दिमाग से ज्यादा अनुशासन की जरूरत हो। सही पकड़े। लेकिन आज की ज्यादातर नौकरियां ऐसी नहीं हैं। आज हम नॉलेज इकॉनमी में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, जहां हर दिन नई चुनौतियां होती हैं,
जहां रचनात्मकता चाहिए। और ऐसी जगहों पर ये पुराना मॉडल फेल हो जाता है। बिल्कुल। वहां एक ज्यादा मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक नजरिए की जरूरत है, जो लोगों की परिपक्वता का सम्मान करे। तो अगर कोई संगठन ये मान ले कि हाँ हमारे यहाँ ये समस्या है, तो इसका इलाज क्या है? आर्गस ने सिर्फ समस्या बताई या कोई समाधान भी दिया? उन्होंने समाधान भी दिए और वो बहुत व्यवहारिक हैं। पहला समाधान व्यक्ति के स्तर पर है। उन्होंने कहा कि संगठनों को अपने कर्मचारियों को उस शिशु अवस्था से निकलकर परिपक्व अवस्था तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए उन्होंने 7 बदलावों का एक रास्ता बताया। 7 बदलाव, चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर, यानी सिर्फ बॉस के आदेश का इंतजार करने के बजाय खुद से काम की जिम्मेदारी लेना। दूसरा है निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। रुकिए, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर, ये तो हर कर्मचारी चाहता है, लेकिन बॉस अक्सर माइक्रो मैनेज करते हैं। तो ये बदलाव तो दोनों तरफ से आना चाहिए, है ना? बिल्कुल, यही तो आर्जिरस का मुख्य बिंदु था। संगठन को ऐसा माहौल बनाना होगा जहां स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सीमित व्यवहार से विविध व्यवहार की ओर, यानी एक ही काम को करने के कई तरीके सीखना। चौथा है अस्थिर रुचियों से गहरी और स्थिर रुचियों की ओर, यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो सच में मायने रखती हैं। ठीक है, 4 हो गए। 5वां क्या है? पांचवा है अल्पकालिक से दीर्घकालिक दृष्टिकोण की ओर, सिर्फ आज की डेडलाइन नहीं बल्कि कंपनी के भविष्य के बारे में सोचना। छठा है खुद को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि टीम का एक बराबर का सदस्य समझना। और सातवां, जो शायद सबसे जरूरी है, आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण, यानी अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना और उन पर काम करना। वाह, ये तो किसी भी इंसान के व्यक्तिगत विकास का पूरा रोड मैप है। लेकिन दफ्तर में हम अकेले तो होते नहीं। दूसरों के साथ काम करने के बारे में आर्गेरिस ने क्या कहा? यहीं पर उनकी दूसरी बड़ी अवधारणा आती है, पारस्परिक क्षमता या इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। ओके। इसका सीधा सा मतलब है लोगों के साथ घुलने मिलने और प्रभावी ढंग से काम करने की काबिलियत। इसके लिए जरूरी है मनोवैज्ञानिक एकीकरण, जहां एक कर्मचारी कंपनी के मकसद से दिल से जुड़ा हुआ महसूस करे। जब ऐसा होता है तो उसकी प्रेरणा अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन ये जुड़ाव बनता कैसे है? सिर्फ अच्छी बातें करने से तो नहीं बनता होगा ना? नहीं, आर्गेरिस ने इसके लिए 3 शर्तें बताईं। पहली है आत्मस्वीकृति, ये मानना कि मैं इस काम के लायक हूं। दूसरी है पुष्टि, अपनी काबिलियत को काम करके साबित करना। और तीसरी, सबसे जरूरी, अनिवार्यता। अनिवार्यता मतलब कंपनी आपको अपनी उस काबिलियत का इस्तेमाल करने का मौका दे। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब एक कर्मचारी सच में सशक्त महसूस करता है। ठीक है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत बदलाव की बात, लेकिन क्या कोई अकेला इंसान कुछ बदल सकता है अगर पूरा सिस्टम ही पुराना और सख्त हो? क्या आर्गेरिस ने संगठन के ढांचे को बदलने के बारे में भी कुछ कहा? बिल्कुल, और यही उनके काम का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। उनका मानना था कि अगर आप चाहते हैं कि लोग बदलें तो आपको पहले उस पिंजरे को बदलना होगा जिसमें वे काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने पुराने पिरामिड वाले ढांचों को बदलने की बात की और 4 तरह की संरचनाएं बताईं। 4 तरह की? ये तो दिलचस्प है। पहली तो वही पारंपरिक पिरामिड संरचना है, जहां सारी शक्ति ऊपर कुछ लोगों के हाथ में होती है। ये रूटीन काम के लिए ठीक है। दूसरी थोड़ी बेहतर है, जिसे संशोधित औपचारिक संरचना कहते हैं। इसमें कर्मचारियों से सलाह तो ली जाती है, लेकिन आखिरी फैसला बॉस ही लेता है। ये तो ज्यादातर कंपनियों में होता है। इससे आगे क्या है? तीसरी ज्यादा लोकतांत्रिक है, जिसे कार्यात्मक शक्ति कहते हैं। यहाँ शक्ति आपके पद से नहीं बल्कि आपकी विशेषज्ञता या एक्सपर्टीज से आती है। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी की समस्या है तो उस समय सबसे ज्यादा शक्ति इंजीनियर के पास होगी, मैनेजर के पास नहीं। और चौथी, सुना है वो सबसे अलग है? हाँ, चौथी है मैट्रिक्स संगठन। ये सबसे आधुनिक है। इसमें बॉस कर्मचारी का रिश्ता लगभग खत्म हो जाता है। अरे वाह! हर व्यक्ति के पास समान शक्ति और जिम्मेदारी होती है। लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से टीमों में काम करते हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने पर टीमें बदल जाती हैं। यहाँ स्व अनुशासन ही सबसे बड़ा नियम होता है। लेकिन एक मिनट, ये जो मैट्रिक्स वाला आइडिया है सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये असलियत में काम करता है? बिना बॉस के तो अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? ये एक बहुत बड़ा डर है, लेकिन आर्गेरिस का तर्क था कि जब आप परिपक्व लोगों को काम पे रखते हैं तो आपको उन पर भरोसा करना होगा। ये संरचना कार्य विस्तार या जॉब एनलार्जमेंट को बढ़ावा देती है
और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को और ज्यादा उबाऊ काम दे दिया जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ज्यादा काम नहीं है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। आर्गरीज के लिए जॉब एनलार्जमेंट का मतलब था किसी के काम को ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा चुनौतीपूर्ण और ज्यादा जिम्मेदार बनाना। ओके। उसे सोचने पर मजबूर करना, उसे दूसरे विभागों के लोगों के साथ मिलकर समस्या सुलझाने का मौका देना। मतलब काम की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता बढ़ाना। इस बदलाव के लिए तो लोगों की सोच को भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए भी कोई तरीका सुझाया उन्होंने? हमारे सोर्सेज में संवेदनशीलता प्रशिक्षण या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जैसी किसी चीज का जिक्र है। ये क्या है? किसी तरह की ग्रुप थेरेपी? थेरेपी नहीं, लेकिन ये उससे मिलता जुलता एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इसे टी ग्रुप भी कहते हैं। टी ग्रुप? हाँ, सोचिए, एक छोटे से ग्रुप में लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को बहुत ईमानदारी से फीडबैक देते हैं कि उनके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। ओहो, ये तो मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन इसका मकसद अपनी कमजोरियों को समझना, ज्यादा आत्म जागरूक बनना और टीम के साथ बेहतर ढंग से काम करना सीखना है। ये थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन आर्गरीज का मानना था कि संगठनों को बदलने के लिए ये जरूरी है। इस सब के बाद एक सवाल उठता है, ये सब मिलके काम कैसे करता है? एक कर्मचारी और कंपनी के लक्ष्य एक साथ कैसे आते हैं? यहीं पर शायद आर्गरीज का फ्यूजन प्रोसेस का आइडिया आता है। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक वेन डायग्राम की तरह सोचना है। एक गोला है आपके अपने लक्ष्यों का, अच्छी सैलरी, प्रमोशन, कुछ नया सीखना। ये है व्यक्तिगत प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरा गोला? दूसरा गोला है कंपनी के लक्ष्यों का, सेल्स बढ़ाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। ये है सामाजिक प्रक्रिया। ज्यादातर कंपनियों में ये दोनों गोले अलग अलग रहते हैं। हाँ। आप अपना काम करते हैं, कंपनी अपना। लेकिन जब कंपनी ऐसा माहौल बनाती है जहां आपके व्यक्तिगत लक्ष्य कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें, जब ये दोनों गोले एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, तो वो जो बीच का हिस्सा है, उस मिले हुए हिस्से को ही आर्गीरेस ने फ्यूजन कहा। और यही असली कामयाबी है, जब कर्मचारी को लगे कि कंपनी की जीत में ही उसकी जीत है। ये तो कमाल का आइडिया है। अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प बिंदु पर आते हैं। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि आर्गीरिस और एक और बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु डगलस मैकग्रेगर के बीच एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात पर असहमति थी। हाँ, और ये बारीकी हमें मैनेजमेंट को और गहराई से समझने में मदद करती है। मैकग्रेगर अपनी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लिए मशहूर हैं। हाँ, वो तो पढ़ा है। उनका मानना था कि एक मैनेजर जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है। अगर वो मानता है कि उसके कर्मचारी आलसी हैं, थ्योरी एक्स, तो वो उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखेगा। और अगर वो मानता है कि लोग जिम्मेदार हैं, थ्योरी वाई, तो वो उन्हें आजादी देगा। मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो मैकग्रेगर के हिसाब से एक्शन और विश्वास हमेशा एक साथ चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन आर्गुरिस ने कहा, एक मिनट रुकिए। उन्होंने तर्क दिया कि असल दुनिया में, खासकर मैनेजरों के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अक्सर फर्क होता है। एक मैनेजर पूरी टीम के सामने कह सकता है कि मैं आप सब पर भरोसा करता हूं, आप लोग आजादी से काम करें, जो कि एक थ्योरी वाई वाली बात है। हाँ, कहते हैं सब। लेकिन जैसे ही कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन के पास आता है और दबाव बढ़ता है, वही मैनेजर हर छोटी छोटी चीज में दखल देने लगता है। मतलब उनकी कही हुई बात एस्पाउस्ड थ्योरी हाँ, और उनके काम करने का तरीका थ्योरी इन यूज अलग अलग हो सकता है। ठीक है। आर्गुरिस का कहना था कि लोगों के असली विश्वास को समझना है तो ये मत सुनो कि वो क्या कहते हैं, ये देखो कि वे दबाव में क्या करते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से शुरुआत की कि हमारे दफ्तर परिपक्व लोगों से भरे हैं, लेकिन उनके नियम बचकाने हैं। और हमने देखा कि ये टकराव न सिर्फ कर्मचारियों को निराश करता है, बल्कि कंपनी की तरक्की को भी रोकता है। और हमने आर्गुरिस के दिए समाधानों को भी समझा कि बदलाव सिर्फ एक तरफ से नहीं आएगा। व्यक्ति को भी परिपक्वता की ओर बढ़ना होगा और संगठन को भी अपना ढांचा बदलना होगा, पिरामिड से मैट्रिक्स की ओर। सही बात है। मुख्य बात यही है कि कोई भी संगठन अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपने लोगों के साथ उन काबिल वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं करता जो वे वास्तव में हैं। और अंत में ये विश्वास और व्यवहार के बीच के अंतर वाली बात कि लोग जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वे वैसा ही करें, ये तो हर मैनेजर को सोचना चाहिए। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आर्गुरिस सही हैं कि लोगों के काम अक्सर उनकी कही हुई बातों से अलग होते हैं, तो किसी भी संगठन की असली संस्कृति को कैसे आंका जाए? अच्छा सवाल है।
क्या हमें कंपनी की वेबसाइट पर या दीवारों पर लिखे सुंदर सुंदर मूल्यों पर विश्वास करना चाहिए, या हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि रोजमर्रा के फैसलों में और मुश्किल समय में शक्ति का इस्तेमाल असल में कैसे किया जाता है?